हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द नोअर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। आज की जो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं बता दूं कि हमारी तीन सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इसकी जो है ऑलरेडी क्लासेस सारी डल रही है। एंड इसके साथ साथ आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग अपनी चौथी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, लॉन्च कर रही हूँ मैं, दैट इज़ ऑडिटिंग। ठीक है, अब मैं इसके लिए कैसे मोस्ट परफेक्ट एलिजिबल हूँ मैं आपको ये आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही आज हम लोग ऑडिट की अपनी पहली लेक्चर देखते हैं लेक्चर में है क्या। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये ऑडिटिंग का लेक्चर 1 होने वाला है। एंड ये सारे मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबके लिए ही इतने मेहनत करके हम लोग फ्री कंटेंट्स लेकर के आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ठीक है, आज चलो फिर हम लोग चैप्टर आज की स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑडिटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये मेरे दिल के इतने करीब है सब्जेक्ट और क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑडिट जो है वो इसको कंडक्ट कौन करता है? तो एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ एक सीए ही जो है वो एलिजिबल है कि वो ऑडिटिंग को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जी हाँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के कितने करीब होगा। एंड मुझे लगता है कि ईपीएफओ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मोस्ट जो परफेक्ट जो मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सूटेबल हूँ, एंड दैट विल बी ऑडिटिंग डेफिनेटली। तो चलो फिर ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ऑडिटिंग क्या है। एंड आप बिल्कुल भी मत डरो, आपके लिए आई थिंक कि ये चैप्टर जो है वो एलियन हो सकता है, बट मैं आपको इतना स्मूथली तरीके से इसको समझाऊंगी कि अब वही जो मेरा स्टाइल है हमेशा। एंड इस पे बेस्ड हम लोग एमसीक्यू भी देखने वाले हैं, तो आपको यूँ लगेगा कि भाई ऑडिटिंग इतना ईजी था, ये तो पता ही नहीं था बिल्कुल। तो फिर चलो हम लोग देखते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है क्या कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग देखो क्या है कि ऑडिट जो है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखो एक ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो पहले एक बार डेफिनेशन को रीड करो। ऑडिट जो है वो एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सिस्टमैटिक यानी बिल्कुल सिस्टमैटिकली तरीके से, एंड इंडिपेंडेंट यानी कि कोई बायसनेस नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन किसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम लोग? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी जो भी जो है अकाउंट्स तैयार करती है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स की क्लास में आपको बताया है कि क्या होता है। ट्रांजेक्शन होते हैं पहले, फिर जर्नल होती है, फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, एंड ट्रायल बैलेंस से जाकर के फाइनल वो जो है फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है। तो उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है अब एक थर्ड पार्टी आएगा जो इंडिपेंडेंट होगा, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं होगा किसी भी एंगल से, वो आके पूरी तरीके से वो एग्जामिन करेगा कि क्या कंपनी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही तरीके से बनाया है या नहीं बनाया है। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो है जिस, अगर वो ऑडिटिंग नहीं करवाएंगे अगर थर्ड पार्टी से, तो कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो है वो कोई फ्रॉड नहीं कर रही है, कंपनी जो है कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रही है। तो एक ऑडिटर जो है वही सर्टिफाई करता है आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने बता दिया। अब चलो डेफिनेशन देखते हैं कि ऑडिट जो है वो क्या है। तो एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स किसका? तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करती है। ठीक है, क्या इंश्योर करने के लिए कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये ट्रू एंड फेयर व्यू, देखो ये ऑडिटिंग टर्म है, इस पर डरो मत। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि सही सही दर्शा रही है कि नहीं, मतलब करेक्टनेस है या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सिंपल सा ये मतलब है। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स को चेक करना एंड रिकॉर्ड्स को चेक करना, देखने के लिए कि सब कुछ करेक्ट और फेयर है या नहीं, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो ऑडिटिंग क्या है। तो एक एग्जामिनेशन यानी कि एक चेकिंग समझ लो कि कंपनी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है उसको एक थर्ड पार्टी आएगा और कंप्लीटली पूरी तरीके से उसको चेक करेगा कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसी को ऑडिटिंग कहते हैं। जस्ट लाइक अ टीचर, जैसे कि टीचर जो है वो चेक करता है स्टूडेंट के नोटबुक को टू सी दैट कि होमवर्क जो है सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। टीचर भी तो यही करता है, वैसे ऑडिटर होता है। ठीक है, इसका मतलब ऑडिट का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स को केयरफुली तरीके से चेक करना, उसके बाद उस पर एक ओपिनियन देना। अब कितने तरह के ओपिनियन होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो कंपनीज एक्ट में अच्छे से दी हुई है। डोंट वरी, मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो अभी। ठीक है, अभी बस ये डेफिनेशन देखो कि ऑडिट का मतलब क्या है कि चेक करना अकाउंट्स को और उसके बेस पे आधार पे एक ओपिनियन देना। ऑडिटर एक ओपिनियन देता है। ठीक है, कि मान लो कि सब कुछ सही है तो वो डिफरेंट ओपिनियन देगा, मान लो कुछ गड़बड़ है तो वो डिफरेंट ओपिनियन देगा, मान लो बहुत गड़बड़ है तो वो डिफरेंट ओपिनियन देगा। ठीक है, बेसिकली यही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग आगे।
आगे देखो, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, मुझे लगा कि ऑडिटिंग को समझाने के लिए क्यों ना मतलब आपको बेसिक से थोड़ा समझाऊं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें डेली लाइफ की, तो देखो क्या है कि मान लो कि आपके फादर जो है आपको 10,000 रुपये दिया है कि घर चलाने के लिए, ठीक है, घर खर्च के लिए आपको 10,000 रुपये मिले हैं। आपने जो है डिफरेंट तरीके से खर्च किया, आपने कुछ सामान लाए, कुछ पेमेंट किया, सारे खर्चे आपने कर लिए, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पापा जो है आपसे पूछते हैं कि आप मुझे दिखाओ कि आपने पैसे को कैसे खर्च किए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट हेड्स में दिखाओगे कि मेरे इस हेड में इतने खर्चे हुए, इस हेड में इतने खर्चे हुए, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या करोगे, उसके अगेंस्ट में जो है पापा आपसे बोलेंगे ठीक है जो तुमने खर्च किए, तुम बोल रहे हो कि तुमने 5,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में खर्च किए, तो मुझे बिल दिखाओ। दिखाओगे ना बिल, नहीं तो कैसे मानेंगे वो कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं। कुछ भी परचेज किया है, मान लो सपोज कि आपने बुक्स परचेज किए, तो आपको बोलेंगे भाई बिल दिखाओ कि कहाँ तुमने बुक्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस अगर मान लो कि हर एक के अगेंस्ट में आपके पास जो है प्रॉपर बिल है, हर चीज़ के अगेंस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो करेक्ट हैं, तो सेम वैसे ही ऑडिटर करता है। ऑडिटर क्या करता है कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड बिल होंगे उसके पास, तो सारे बिल्स को वो चेक करता है। इसी तरह हर कुछ के अगेंस्ट में जो है मैं आपको बताती जाऊँगी एक्सपेंस ऐसे चेक होते हैं, इनकम कैसे चेक होते हैं, वो आपको मैं सब कुछ आगे की क्लासेस में बताती जाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल लिया, यानी कि ऑडिट होता क्या है कि चेक करना, वेरीफाई करना कि वो सही है कि नहीं सही है। मान लो कि बिल तो झूठा भी हो सकता है, मान लो कि कंपनी जो है वो फेक बिल्स जो है वो बनवा के रखी हुई है, तो ऑडिटर का काम ये भी वेरीफाई करना है कि वो बिल्स करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आप वो क्या करेगा, रैंडमली उठा करके बिल्स को वो दुकानदार से बात करेगा कि भाई ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके नाम से कि 5,000 रुपये ये आपको पेमेंट किया हुआ, क्या ये सही है कि नहीं सही है। बहुत सारे तरीके जो है एक ऑडिटर अपनाता है टू वेरीफाई करने के लिए कि वो बिल जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, ना कि कंपनी जो है सिर्फ बिल दे देगी और ऑडिटर जो है वो मान के बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो उसको चेक करना, वेरीफाई करना और उसके बाद एक ओपिनियन देना, वो होता है ऑडिट, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो ऑडिट का पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का मतलब क्या है, क्या करते हैं ऑडिट, ऑडिटिंग से क्या होता है। सबसे पहले कि करेक्टनेस पता चलती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी की बनी है वो करेक्ट है कि नहीं है। अकाउंटेंट क्या बना रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, ठीक है, तो करेक्टनेस पता चलता है। दूसरा क्या है कि प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। ऑब्वियसली अगर हम करेक्टनेस देखेंगे, चेक करवाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है, कोई अकाउंटेंट तो इन्वॉल्व नहीं है जो फ्रॉड कर रहा हो, ठीक है। इंश्योर करता है कि कंप्लायंस, बहुत सारे लॉज होते हैं, आपको पता है कि एक कंपनी जब रन होती है तो उस पर कितने उस पर लेबर लॉ अप्लाई होते हैं, उस पर सोशल सिक्योरिटी वाले लॉ अप्लाई होते हैं। तो कंपनी जो है, ऑडिटर का काम ये भी होता है चेक करना कि वो सारे लॉ की कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि सारे लॉ को वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था लेबर लॉ में कि अगर आपका जो पेमेंट है उसकी एक सीलिंग है, उसके नीचे अगर आपकी सैलरी है तो आपको 7 के अंदर पेमेंट करना है, नहीं तो उससे ज़्यादा है तो आपको 10 तक पेमेंट करना है। तो ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि क्या आपकी पेमेंट उस डेट में हो रही है कि नहीं हो रही है एज पर लॉ। समझ रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करना। जब एक इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि ऑडिटर आकर के सब कुछ चेक करता है, वेरीफाई करता है और तब बोलता है कि भाई सब कुछ सही है, तो एक शेयर होल्डर जो है, जो कंपनी में पैसे लगाता है, ठीक है, जो बोलते हैं ना आप लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाना, तो जो शेयर होल्डर है जो कंपनी में पैसे लगाते हैं उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई ऑडिटर ने जो है वो सही रिपोर्ट दी है, ठीक है। एंड ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि मैनेजमेंट, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो खुद जो है पूरे साल भर के लिए वो ऑडिटर को रखते हैं, ताकि उनका ट्रांजेक्शन्स इतना ज़्यादा होता है कि उन्होंने परमानेंट एक ऑडिटर रखा हुआ है सब कुछ चेक करने के लिए, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिटर। ऐसे बहुत सारी ऑडिटिंग के टाइप्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो इसे क्या होता है कि मैनेजमेंट को भी पता चलता है कि भाई कंपनी के अंदर फ्रॉड तो नहीं चल रहा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि वही कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो करेक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब करेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। डोंट वरी, मतलब डोंट गो आफ्टर द वर्ड कि ये है, ये ऑडिटिंग वर्ड है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब देखो और भी अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स लें तो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्कूल की हैं, उसमें क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो चेक करता है टीचर्स के मार्कशीट टू कंफर्म दैट कि स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके टीचर के ये दिए हुए मार्क्स को वेरीफाई करना, उसकी ऑडिटिंग करना, ठीक है। प्रिंसिपल उसको चेक करता है। दूसरा क्या है कि अगर हम दुकान की एग्जांपल है तो उसमें क्या करता है, जो शॉप का जो ओनर होता है वो चेक करता है डेली कैश एंड सेल्स, जो कि
कौन प्रिपेयर कर रहा है? डेली कैशियर उसको बना करके दे रहा है, जो कैशियर रखा है दुकान में उसने, वो उसको बता रहा है कि भाई इतना सेल्स हुआ, इतना डेली का कैश में सेल हुआ, इतना डेली का क्रेडिट में सेल हुआ, तो वो उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटल की लें तो उसमें मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल के, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो चेक कर रहे हैं बिल्स मेडिसिन के या फिर ऑपरेशंस जो है अंदर में, कि टू इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट्स को कहीं ज़्यादा तो चार्ज नहीं किया जा रहा है, एंड बिल बनाए जा रहे हैं उतने के, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वहाँ पे रख ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी फ्रॉड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल्स के भी ऑडिट होते हैं, जैसे स्कूल की ऑडिटिंग होती है, हर किसी की ऑडिटिंग होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही ऑफिस में जैसे बॉस चेक करते हैं कि एम्प्लॉय का जो ट्रैवल बिल वो दिखा रहा है 24,000 25,000 जितने भी ट्रैवल बिल, वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है। बैंक की एग्जाम्पल ले तो बैंक भी वेरीफाई करता है कि जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स जो दे रहा है, जो कस्टमर को लोन चाहिए, एंड जो भी वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में कौन होता है? सीएजी। सीएजी पे डोंट वरी, हम लोग एक कंप्लीट पूरी तरीके से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सीएजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑडिटिंग में ईपीएफओ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सीएजी तो उसका फेवरेट टर्म है। ठीक है। सीएजी फेवरेट टॉपिक है उसका। तो सीएजी जो है वो चेक करता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स में एग्जाम्पल दिए कि हर सेक्टर की ऐसे ही ऑडिटिंग होती है। ठीक है। सिर्फ कंपनी की नहीं, हर जगह हर सेक्टर पे ऑडिटिंग होती है, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो ऑडिट के फायदे क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स है ऑडिटिंग के। ऑडिटिंग का बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले तो एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। ऑडिट जो है वो इंश्योर करता है कि अकाउंट्स जो है वो सही है, करेक्ट एंड रिलायबल है। फॉर एग्जांपल फैमिली जैसे कि चेक करती है मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस टू बी इंश्योर दैट कि मनी जो है वो प्रॉपरली खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, देखो बहुत सारे बच्चे जो है वो ये बोलेंगे कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ा रही हो, तो मैंने आपको बताया कि मेरा फोटे यही है कि मुझे क्लासेस को खींचना नहीं है। एंड डोंट वरी, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि एक दिन में 2-2 क्लासेस लेके आओ, जो कि अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि एक दिन में आपको एक क्लासेस मिले ही मिले। एंड कुछ दिनों में ही 2-3 दिनों में ही मैं एक करंट अफेयर की क्लास आपकी डेडिकेटेड आएगी मॉर्निंग में, एंड एक आपकी जो है वो दूसरी सब्जेक्ट की क्लासेस इवनिंग में। तो 2 क्लासेस जो है ऑलरेडी डलेगी। ठीक है। तो आप ये भी तो देखो कि मैं 4-5 क्लासेस की कंटेंट को मैं एक क्लास में करवाती हूँ। आप ये मत देखो, बाकी जो आप देखोगे टीचर्स की, तो वो इंट्रोडक्शन में 2-2 घंटे लेते हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट कराने में 3-3 लेक्चर लगा रहे होते हैं। यहाँ पे तो हमारा तुरंत चैप्टर खत्म हो रहा है, एक चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा आधे घंटे में, एंड विथ इतने सारे क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ। तो डोंट वरी, सिलेबस बिल्कुल टाइम से खत्म होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या हमारा बेनिफिट है कि लीगल कंप्लायंस, कि कंप्लायंसेस जितने भी जो हैं, जितने भी ये कंपनी लॉ है, जितने भी तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस है, वो सबको कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी टेस्ट हो जाता है ऑडिटिंग के जरिए। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा? हेल्प इन गेटिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब सब कुछ आपका बुक्स करेक्ट है एंड आपको जब ऑडिटर वेरीफाई कर देता है, तो बैंक को भी लोन देना जो है वो आप पे ट्रस्ट कर पाती है और आपको लोन इजीली मिल जाता है। अभी भी देखोगे आपको कहीं कभी भी आप लोन लेने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको जो है बैंक ये बोलेगा कि एक सीए का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप जो है जो बिज़नेस चला रहे हो वो उसके बारे में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक सीए का सर्टिफिकेट चाहिए हमें। तो सीए का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? वो सीए जो है मतलब एक ऑडिटर सीए ही होता है। ठीक है। सीए कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऑडिटर हो और वो सीए ना हो। ठीक है। तो इसी कारण से एक सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। एंड उसके सर्टिफिकेट के आधार पे बैंक आपको जो है वो इजीली लोन दे देती है। ठीक है। बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर जो है वो सजेस्ट करता है कि क्या क्या तरीका आप अपना सकते हो, कैसे आप अपने इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपने तरीके आप सुधार सकते हो कि कम गड़बड़ हो, ये सब कुछ ऑडिटर सजेस्ट करता है एंड मैनेजमेंट उसको फॉलो करती है। तो इससे क्या होता है? बिजनेस एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड एविडेंसेस इन कोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स को जो है वो एज अ कोर्ट एविडेंस के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, जिसको ऑडिटर ने चेक किया है ऐसे अकाउंट्स को। ठीक है। अब देखो हम लोग लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पढ़ते हैं कि ऑडिट के हमने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, लेकिन अब क्या क्या जो है वो लिमिटेशंस है, यानी क्या क्या कमियां हैं। कमियां ये है कि ये एक 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। देखो ऑडिटर भी तो आखिर है तो इंसान, वो चेक कर रहा है, अपना सब कुछ लगा रहा है, बट हो सकता है कि कुछ एरर उसमें रह जाए, हो सकता है कि कुछ ओवरलुकिंग जो है वो एरर हो जाए, या फिर उनको स्किप हो गई वो एरर। ठीक है। तो इसलिए एक गारंटी जो है वो नहीं है, 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है कि सब कुछ जो ऑडिटर ने चेक कर लिया वो करेक्ट ही है एकदम।
दूसरा क्या है कि ऑल फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे फ्रॉड जो बहुत ही ज़्यादा एकदम माइन्यूटली उसको प्लान किया गया है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके नहीं पता लगाया जा सकता है, वो फ्रॉड में वो पता नहीं चलता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप ऑडिटिंग करवा दिए तो आपको सारे ही फ्रॉड का पता चल जाएगा। ठीक है। थर्ड, डिपेंड करता है ऑन द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। ऑडिटर क्या करता है, कोई भी चीज़ को चेक करता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस को चेक करता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या चेक करता है, वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो हर चीज़ पे डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है ऑडिटर की, उस पर अगेंस्ट में मिलेगा तभी वो वेरीफाई कर पाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव जजमेंट, यानी कि ऑडिटर जो है वो एक इंसान ही है। जब वो फाइनल अपना ओपिनियन देगा सब कुछ चेक करके, तो वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है ना, ये तो उसका खुद का डिसीजन है, सब्जेक्टिव है। ठीक है। एंड दूसरा क्या हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो डिफरेंट ओपिनियन देता अगर सेम केस किसी और का होता तो। फोर्थ क्या है, टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर। ऑडिट जो है उसमें टाइम लगता है, पैसे लगते हैं ऑडिट में। ठीक है। तो वो स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफोर्ड नहीं कर पाती इतनी ऑडिटिंग की फ़ीस वगैरह, तो वहाँ पे चेक नहीं हो पाते ये सब, जो एरर है वो सब चेक नहीं हो पाते। दूसरा क्या है कि लिमिट ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऑडिटर जो है वो एक विद इन ऑफ बाउंड्री ऑफ लॉ के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है। कि लॉ में क्या लिखा है उसके अगेंस्ट हर कुछ चेक कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी एरर पता नहीं चल पाती है। एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ठीक है। क्योंकि ऑडिटर जो है वो क्या चेक करता है, जो जो चीज़ हो चुका है, जो जो चीज़ जैसे जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं, जो इनकम हो चुके हैं, तो पास्ट चीज़ों को वो चेक करता है ऑडिटर। ठीक है। ना कि करंट एंड फ्यूचर। ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट, यानी कितने तरह के ऑडिट होते हैं। ऑडिट तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के ऑडिट होते हैं विथ जो है मैंने डेली लाइफ स्टाइल्स एग्जांपल्स भी डाले हुए हैं इसमें। सबसे पहला हमारा जो टाइप ऑफ ऑडिट होता है वो होता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब ये होता है, स्टैचू, सबसे पहले देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट किससे बना है, स्टैचू से बना है। स्टैचू का मतलब क्या होता है, लॉ, यानी कि ऐसे ऑडिट जिसको कि लॉ ने बोला हुआ है कि आपको करवाना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट। यानी जैसे कि स्टूडेंट जो है उसको फाइनल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, उसी तरीके से अगर क्या लिखा है यहाँ पे कि सेम स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी है कंपनी के लिए, कि हर एक कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है। ये किस पे एप्लीकेबल है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जनरली जो है वो ये एप्लीकेबल है तुम्हारा पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज़ में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, एनजीओ वगैरह में। ठीक है। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ये सब पे जो है वो ये ऑडिटिंग अप्लीकेबल होता है। ठीक है। एंड इसको कौन करता है, ऑडिटिंग को करता है कौन है, एक ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो करता है। ये कौन होता है ऑडिटर, तो मैंने आपको पहले बताया कि एक सीए ही ऑडिटर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड चार्टर, क्वालिफाइड का मतलब होता है कि उसने अपने सारे एग्जाम्स को पास किया है। जब सीए बन जाते हैं कोई लोग तो उसको बोलते हैं मैं क्वालिफाइड सीए हूँ, यानी कि सीए है वो, हर एग्जाम को पार किया हुआ है। ठीक है। एंड रिपोर्ट जो देता है द ऑडिटर, उसके बाद फाइनली सब कुछ चेक करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट देता है। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट किसको, और वो रिपोर्ट जो है फाइनली जब आप देखोगे, जब आपने अगर कभी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो आपके पास ना मेल में ऑडिटिंग रिपोर्ट भी आपको उसमें लग के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी सर्कुलेट करती है ना अपनी ऑडिटेड वाली बुक्स, तो उसमें ऑडिट की रिपोर्ट भी लगी होती है कि ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट दिया है। ठीक है। एंड आपको पता ही है कि ऑडिटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मान लो कि ऑडिटर ने अगर ख़राब रिपोर्ट दे दिया तो उसके बेसिस पे उसके शेयर के दाम गिर जाते हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है एक ऑडिटर का ओपिनियन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें बैंक ऑडिट, उसमें क्या है कि एक बैंक जो है, एक नेशनलाइज बैंक जो है, एक नेशनलाइज बैंक जो है उसको अपना जो है अकाउंट्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। मतलब हर एक बैंक के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, तो आरबीआई अपॉइंट करता है स्टैट्यूटरी ऑडिट बैंक के केस में। एंड ऑडिटर वेरीफाई करता है हर कुछ, एनपीए हो गया, रेवेन्यू लीकेज हो गया, ठीक है, हर कुछ, मतलब उससे रिलेटेड लोन डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और बाद में ऑडिटर जो है अपना एक ओपिनियन देता है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे थे, उस आधार पर वो ओपिनियन देगा। ठीक है। एंड अगर हम और एग्जांपल ले तो कंपनी अकाउंट्स आप देख सकते हो, उसमें भी स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल देखो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट है जिसमें कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें रजिस्टर्ड है। एंड एज पर लॉ अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है ना, जो आपको मैंने बताया इससे पहले, ठीक है, कि जो हमने अकाउंट्स क्लास में अपने देखा, जिसने भी अकाउंट्स की क्लास मेरी नहीं देखी है प्लीज़ जाओ, डिफरेंट सेपरेटली जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है डेडिकेटली, अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी,
इंडस्ट्रियल रिलेशन की, एंड एक आपको कॉमन प्लेलिस्ट है, मतलब एक कॉमन वहाँ पे फोल्डर बनाया गया जिसमें सारी वीडियोज़ है। तो जिसने भी हमारी अभी तक अकाउंट्स की क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज़ जाओ, इतने अच्छे तरीके से अकाउंट्स आपको कोई नहीं समझाने वाला है, वो भी इतने कम देर में, तो प्लीज़ उसको जा करके आप देखो, ठीक है। एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी मैंने आपको बहुत बार बोला है कि नोवर निखिल क्लासेस, आपको जो है इंस्टाग्राम की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे, आप प्लीज़ हमारे वहाँ पे भी पेज को फॉलो कर लो, वहाँ भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस मैं जो है वो डालती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ डिफरेंट, ठीक है। तो ऑडिटर जो है यहाँ पे देखो, ऑडिटर क्या चेक करता है कंपनी अकाउंट्स के केस में, सारे सेल्स जो है सेल्स हुए हैं, जो भी कंपनी खरीदारी की है, परचेज किया है, जो भी खर्चे किए हैं, जो भी इनकम हुआ है, हर कुछ को वो वेरीफाई करता है, ठीक है। सब कुछ को वेरीफाई करके फिर फाइनल वो अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ओपिनियन देते हैं, एंड जो बाद में जो मैंने बता दिया उसको शेयर होल्डर के पास अल्टीमेटली वो जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा देखो, पहला हमने क्या देखा ऑडिटिंग अपना, पहला था हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का ऑडिट क्या होता है, वो इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है, एक तो सबसे पहले ये देखो कि वो मैंडेटरी होता है, कि वो हर एक कंपनी को, हर एक बैंक को जो है वो, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिए, सबको करवाना ही पड़ेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये मैक्सिमम मुझे लगता है शायद 1 वीक, जो एटलीस्ट मेरे टाइम पे था, अभी भी वही होता है, 1 वीक के अराउंड स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रहा होता है। एंड उसके बेसिस पे जो है ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट जो होता है, ये बहुत मतलब ये रोज का ही ऑलमोस्ट, ये जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी है, ट्रांजेक्शन्स इतने ज़्यादा हैं, तो उस ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे बेसिस पे जो है वो कंपनी चाहती है कि उसको वेरीफाई करे ऑडिटर। तो उसमें जो है हम लोग क्या करवाते हैं, फिर कंपनी क्या करवाती है, इंटरनल ऑडिट करवाती है। इंटरनल ऑडिट होता क्या है, देखो मैं आगे बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माँ जो है, जब अपने जो अपने बच्चे के जो होमवर्क है उसको डेली चेक करती है, ठीक है। टीचर चेक करते हैं, आप देखना कि आपकी मम्मी क्या करती होंगी, कि वो टीचर चेक करते हैं, उसके पहले जो है आपकी मम्मी चेक करती है होमवर्क को कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। तो वो क्या कर रही है, वो इंटरनल कंट्रोल एक उसको चेक कर रही है कि एफिशिएंट है कि नहीं है, यानी सब कुछ सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो यही है हमारा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चेक करना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको अर्ली रिकग्नाइजेशन के लिए जो है पहले कंपनी चेक करवाती है कि बाहर के ऑडिटर आकर के स्टैट्यूटरी ऑडिट करें, उससे पहले हम अपना सब कुछ सिस्टम जो है वो अब बढ़िया रोबोस्ट रखेंगे। उसके लिए कंपनी खुद से इंटरनल ऑडिट करवाती है अपने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, अपने सारे सिस्टम का, इससे पहले कि बाहर के ऑडिटर आकर के चेक करे और ख़राब रिपोर्ट दे दे, जिससे हमारा शेयर वैल्यू जो है वो गिर जाए, ठीक है, हमारी कंपनी का जो ब्रांड है वो कम हो जाए। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद ऑडिटर अपॉइंट करके हर कुछ चेक करवाती है, उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिट। यानी इंटरनल ऑडिट जैसे जो ऑडिटर है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर मान लो मैं बोलूँगी एक्सटर्नल है, तो इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि इसको मैनेजमेंट जो है वो खुद ऑडिटर जो है अपॉइंट करती है, इसलिए ये एक्सटर्नल पार्टी इसको आकर के नहीं परफॉर्म कर रहे होते, तो ये इंटरनल है कंपनी के लिए। इंटरनल ऑडिट जो है वो इज़ लाइक अ हेल्थ चेकअप ऑफ अ कंपनी का इंटरनल सिस्टम के लिए, एंड ये लॉ के द्वारा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एंड इसको कौन अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर को, तो कंपनी की मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसको अपॉइंट करता है। एंड रिपोर्ट जो है वो किसको देता है ऑडिटर चेक करके, तो मैनेजमेंट को देता है। बोर्ड ऑफ रिपोर्ट जिसने उसको अपॉइंट किया है उसी को जो है वो ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट बना कर देता है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर ये जो है वो चलता रहेगा ये ऑडिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैश हैंडलिंग को मान लो यहाँ पे अगर इंटरनल ऑडिटर आके चेक कर रहा है, तो वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि सब कुछ जो जितने भी कैश में रिसीव हो रहे हैं वो प्रॉपरली रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो कैशियर है वो हमारा डेली बेसिस पे जो जितने भी कैश कलेक्ट होते हैं उसको बैंक में डिपॉजिट करा रहा है कि नहीं करा रहा है, एंड कोई ऐसा मिसयूज या तो फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। इफ़ द कंपनी ऑडिटर मान लो अगर उसको दिखता है कि 10,000 रुपये, मान लो सपोज 10,000 रुपये कैशियर को मिले एंड उसने बैंक में जमा नहीं करवाया, तो उसने क्या करेगा, वो मैनेजमेंट को तुरंत रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट अर्ली रिकग्नाइज, मान लो अब देखो साल भर जो कुछ हो रहा है, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो साल में एक बार होता है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया वो काफ़ी कम दिनों का होता है, 7 डेज़ 5 डेज़ इस तरह से होता है वो। उसमें एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल, आप सोचो कि मान लो कि कोई जून में ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, एंड ऑडिटिंग जो है अगले साल मार्च अप्रैल के टाइम पे होगी, तो आप सोचो कितने दिन बीत गए, 9-10 महीने निकल गए। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि जब कुछ एरर हुई तो वो मुझे तुरंत ही पता चल जाए, जिसको ठीक करना ईजी हो। तो उसी के लिए इंटरनल ऑडिट को जो है ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट करती है, ठीक है।
एंड दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले स्टॉक और इन्वेंट्री, यानी कि कंपनी जो भी माल जो है वो बना करके रखती है उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। इन रिटेल कंपनी में इंटरनल ऑडिटर जो है वो क्या चेक करता है कि फिजिकल स्टॉक इन वेयर हाउस, कि जितने जो है कंपनी दिखा रही है कि भाई मेरे पास इतना स्टॉक बन के रेडी है, तो क्या वाकई में इतने स्टॉक जो है वो बन के रेडी है कि नहीं है। कंपनी जो ऑडिटर है वो इसको चेक करता है। मान लो कि कुछ गुड्स जो है वो स्टोलन या फिर मिसप्लेस हो गए हैं, तो वो सब एक्चुअली सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, या फिर कंपनी जो है वो गड़बड़ कर रही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम और लें तो उसमें क्या है, कंप्लायंस। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें इंटरनल ऑडिटर जो है वो रिव्यू करता है कि हर तरह की जो सेफ्टी सिस्टम्स है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी लॉ हैं, जितने भी लेबर लॉ हैं, वो सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट की बात करें तो हमारा तीसरा ऑडिट आ जाएगा टैक्स ऑडिट, फोर्थ आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑडिट, उसके बाद आ जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट। बहुत टाइप के ऑडिट होते हैं, ठीक है। टैक्स ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ क्या दिया है कि शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, चेक्स अपने बिल्स को जो है वो केयरफुली चेक करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जीएसटी जो है उसमें सही से चार्ज किया है कि नहीं किया, जीएसटी चार्ज करेक्टली बिफोर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न, सब कुछ जो है जीएसटी वगैरह सही से कटा है कि नहीं कटा है। तो ये सब चीज़ को चेक करवाने के लिए क्या होता है, टैक्स ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है कि मान लो कि अगर आप कोई बजट बनाते हो, ठीक है, किसी शादी के लिए या फिर किसी फेस्टिवल्स के लिए, तो आप चेक करते हो ना कि जो भी कॉस्टिंग लग रही है मेरी, फूड में लग रही है, प्रोडक्शन में ले रही है, गिफ्ट में लग रही है, ये सब विद इन लिमिट्स, जितना मैंने बजटेड जितना सोचा था उसी के अंदर हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि बजट से मेरा एक्सीड कर गया है। इसलिए कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है चेकिंग एक्सपेंसेस टू कंट्रोल एंड मैनेज द कॉस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है हमारा कि नेक्स्ट हमारा है जैसे मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें क्रिकेट टीम में, तो द कोच जो है वो रिव्यू करता है द कैप्टन्स का डिसीजंस टू सी दैट कि इफ स्ट्रैटेजी आर करेक्ट इतना और नॉट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट में क्या है कि पॉलिसी एंड डिसीजंस जो है उसको चेक करना, ना कि मनी को चेक करना। मैनेजमेंट ऑडिट यानी कि मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रही है, जो पॉलिसी बना रही है, वो सब सही ले रही है कि नहीं ले रही है, ये चेक करना, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा जो है और ऑडिट के प्रकार क्या है, इंटरीम ऑडिट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ये भी आपने सुना होगा, इंटरीम डिविडेंड का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो इंटरीम ऑडिट और कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है उसमें क्या फ़र्क है, तो इंटरीम ऑडिट जो होती है वो क्या है, एक ऐसा ऑडिट जो कि जैसे कि मान लो नॉर्मल ऑडिटिंग जो है वो कब होती है, एक पूरा साल जब खत्म हो जाता है तब जाकर के साल के एंड में ऑडिटिंग होती है नॉर्मल वाली। लेकिन मान लो कि मुझे बीच में कंपनी जो है चाहती है कि बीच बीच में मुझे पता चलता रहे, ठीक है, मान लो डिविडेंड अनाउंस करना है इसके लिए, या फिर रिपोर्ट्स देने हैं शेयर होल्डर्स को इसके लिए, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग ईयर के बीच में जो ऑडिटिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरीम ऑडिट कहते हैं। इंस्टेड कि हम वेट करें पूरे साल का, हम बीच में ही ऑडिट करवा ले रहे हैं, बीच बीच में। जैसे मान लो कि साल में एक बार कराना से ज़्यादा ये है कि मैं साल में 4 बार करवाऊँ, क्वार्टरली करवाऊँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरीम ऑडिट। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि ये इंटरवल्स पे होती है, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे होती है ये। एंड ये यूजफुल है कंपनी को, ताकि अगर मान लो उसको इंटरीम फिनेंशियल, जैसे कंपनी जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट लेकर के आती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी क्वार्टरली नहीं तो हाफ ईयरली लेकर के आती है, तो उसको अगर वो ऑडिट नहीं करवाएगी तो किसके बेसिस पर ये रिजल्ट लेकर के आएगी, तो इंटरीम इसके लिए इंटरीम ऑडिट करवाती है कंपनी। लिस्टेड कंपनी जो होती है उसको क्या होता है, अपना क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है। मैंने बताया ना, आप कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर मान लो कि अपनी शेयर अगर कभी आपने परचेज किया हो, तो आप देखना आपको मेल पे जो है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी भेजती है कि भाई मेरे इस क्वार्टर में इतने की प्रॉफिट है, इतने की लॉस है, ठीक है। तो यानी कि वो ऑडिटिंग हो रही है तभी तो पता चल रहा है सब कुछ, ऑडिटर वेरीफाई करके देगा तभी तो वो रिपोर्ट निकाल सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरीम ऑडिट, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको सब कुछ। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि वही कि काम जो है वो बार बार होता रहता है। मान लो कि कोई काम जो है साल में 4 बार हो रहा है, एंड उसी चीज़ को फिर से चेक करना पड़ रहा है, जब 6 महीने में चेक करेंगे तो वापस से उसको चेक करना पड़ेगा, तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स है, ठीक है। एंड अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। देखो कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, जहाँ पे ऑडिटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर उसको चेक करता रहता है। मैंने जैसे एग्जांपल कंटिन्यूस ऑडिट का एग्जांपल इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है। कॉन्करेंट ऑडिट मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होता है। ये बैंक के केस में एप्लीकेबल होता है, जिसमें डेली बेसिस पे जो है सब कुछ ऑडिटर वेरीफाई करता है, ठीक है। तो इसके क्या फीचर है कंटिन्यूस ऑडिट के, कि ये जो है डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे ये चलता रहता है। एंड ये किसके लिए सूटेबल है, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, ठीक है, उसके लिए ये एप्लीकेबल है, तभी तो डेली बेसिस पे हर कुछ चेक करवा रही है, ठीक है। एंड एडवांटेज क्या है कि फ्रॉड एंड एरर जो है वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। एंड
अप टू डेट ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो अवेलेबल हो जाता है। एंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी महंगा हो जाता है। अगर आप साल में 4 बार ऑडिट करवा रहे हो तो भाई फीस भी बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो आप वो भी महंगा हो जाता है। एंड एम्प्लॉय जो है वो मे बिकम कि केयरलेस, मतलब उसको ये लग रहा होता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई ऑडिटर तो गलती निकाल ही लेगा, ठीक है, तो वो गलती करना उसको लगने लगता है भाई गलती हो गई तो ऑडिटर निकाल लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड जब ऑडिटर जो है वो इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑडिट करने लग जाता है तो वहाँ के स्टाफ से दोस्ती हो जाती है, तो इसके कारण मे बी कि जो उसकी बायसनेस है वो इफ़ेक्ट करे, तो ये भी हो सकता है। तो अब चलो हम लोग, हमारा जो वही अपना फोटे है कि मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मेरी यही रहती है कि भाई आप पढ़ोगे तो मुझे तो नींद आने लग जाती है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ रही हूँ तो मेरा दिमाग तब अलर्ट हो जाता है जब मैं किसी भी चीज़ को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ती हूँ। तो अब आप ये देखो कि ऑडिटिंग में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। अब अपने दिमाग को, जो दिमाग की बत्ती को ऑन करो, थियरी हमारा खत्म हो चुका है, जितनी भी भाषणबाजी थी वो खत्म हो चुकी है, अब अलर्ट हो जाओ और मुझे चलो आंसर बताओ हर क्वेश्चन के। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। मैं आपको वैसे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू में डालती हूँ, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस में डालती हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ कि प्राइमरी पर्पस इंटरनल ऑडिट का क्या है। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड एन ओपिनियन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को एक ओपिनियन देना, ये काम है इंटरनल ऑडिट का। दूसरा, इंश्योर करना कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंप्लायंसेस है वो कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरा ऑप्शन, मैनेजमेंट को हेल्प करना कि वो अपनी कंपनी के अंदर फ्रॉड को प्रिवेंट कर पाए और इफ़िशियंसी इंप्रूव कर पाए। नंबर फोर्थ, टू चेक करना कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एट ईयर एंड। तो क्या होगा आंसर, बहुत ही ईजी है क्योंकि अभी मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है ये। चलो मैं आपको 3 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे आंसर बताओ इसका। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, आंसर विल बी सी, टू हेल्प करना मैनेजमेंट को इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कैसा है देखते हैं यहाँ पे। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है इन इंडिया किसके लिए कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर ए, सारे ही पार्टनरशिप फर्म के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सारे ही गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑल कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओनली लिस्टेड कंपनी। तो बताओ कि कौन सा आंसर है इसमें। चलो मैं 3 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, चलो मुझे बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिट किस पे एप्लीकेबल है, अभी मैंने बताया क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर कि जितने भी कंपनी है, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, सारी ही कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी है, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इन इंटरीम ऑडिट में ऑडिटर जो है जनरली क्या चेक करता है। ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट्स चेक करता है पूरे साल का। ऑप्शन नंबर 2, अकाउंट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड बिफोर फाइनल रिजल्ट। थर्ड, सिर्फ टैक्स रिकॉर्ड को चेक करता है। ऑप्शन नंबर 4, नॉन फिनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, इसको चेक करता है। तो चलो मुझे आंसर बताओ, मैं आपको 3 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या है, अकाउंट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द ईयर बिफोर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये है हमारा इंटरिम ऑडिट। मैंने आपको बताया था ना इंटरिम क्यों करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी को अनाउंस करना होता है, इसके लिए भी। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है स्पेशली सूटेबल है किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल बिजनेस जिसके बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए विथ फ्रिक्वेंट एंड मान लो उसका कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए। सी इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड चौथा जो है वो हमारा क्या है, सीजनल बिजनेस, जो सिर्फ एक सीजन में एग्जिस्ट करते हैं वैसे बिजनेसेस, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ इसका आंसर, कॉन्टिन्यूस ऑडिट किसके लिए सूटेबल होते हैं। तो आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहाँ जो है मैनेजमेंट क्या करती है, वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करती है चेक करने के लिए कि पहले बाहर के ऑडिटर आए, उससे पहले मैं खुद ऑडिटर रख के जो है वो पूरा सब कुछ चेक करवा लूँ, ठीक है।
मतलब वही वाला बात है, जैसे मेहमान घर पे आकर के चेक करे कि घर कैसा, उससे पहले एक बार हम लोग फाइनल चेक करते हैं ना, जब मेहमान आने वाले होते हैं तो कैसे पूरे घर की जो है वो ये हो जाती है, जैसे नॉर्मल लग रहा होता है वैसे तो नहीं होती, हम लोग बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करते हैं ताकि मेहमान को ये ना लगे कि भाई ये घर ऐसे ही रखते हैं। तो वही हाल है इसमें इधर भी। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट इन इंडिया। पहला हमारा क्या है ऑप्शन, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा क्या है कि द स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा। तीसरा क्या है कि द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट किया जाता है, टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये बताओ मुझे। स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में ये मुझे आप होमवर्क में बताओगे, ये इसका आंसर। ठीक है, मैंने आज की क्लास में होमवर्क नहीं डाला हुआ है, तो आप मुझे जो है इसका आंसर होमवर्क में हर कोई बताओगे, और मैं इसको अगली जब ऑडिट की हमारी क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव कब माना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो कम है। दूसरा, एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल करता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक में बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अ कंपनी जो है हैज़ नो रिस्क ऑफ फ्रॉड, कोई रिस्क फ्रॉड का रिस्क नहीं है। चौथा क्या है, फाइनल अकाउंट्स आर नेवर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो बताओ कि कंटिन्यूस ऑडिट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ है। चलो मुझे बताओ, आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, उसके वहाँ पे एप्लीकेबल होता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो है वो ऑडिटिंग की क्लास मेरी कैसी लगी एंड क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबकी ही आंसर करूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी लगे कि ये समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको अगली क्लास में उस कमेंट की डाउट को ज़रूर लूँगी और मैं अगली क्लास में डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगी। ठीक है, तो हम लोग अपनी लेक्चर 2 जो हमारा जो आएगा ऑडिटिंग का, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, टाइप्स क्या होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के कितने टाइप के होते हैं, प्लस फ्रॉड रिपोर्टिंग कैसी होती है, सब कुछ। एंड मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईपीएफओ में आए हुए हैं ऑडिटिंग के कैसे क्वेश्चन आए, ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सब मेरी लेक्चर 2 का वेट करो एंड तब तक लेक्चर 1 देखो अच्छे से, एंड बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी पूरी देखा करो, स्किप करके क्लासेस को मत देखो। ठीक है, एंड आपको इससे क्लास से रिलेटेड जो भी पीडीएफ से, जितनी भी पीडीएफ से आपको सारी टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम को फॉलो कर लो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो फिर ठीक है, यही था फिर हमारा आज का क्लास एंड हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।